नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो एक नई सीरीज हम आप लोगों के लिए स्टार्ट किए हैं, वो है जीके जीएस का रामबाण। इसमें जीके जीएस का बहुत सारे क्वेश्चन जो है करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए, जो कि डीएफसीसीएल, सीजीपीटीएम, सीजीएल, तो सभी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसको टीसीएस स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर देख लीजिएगा। ये 8वां लेक्चर है, तो इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको टेलीग्राम का भी, जिससे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आपके पास कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पर भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, 106 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के कर प्रशासन में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाया गया मंत्र क्या था। तो देखिए, भारत सरकार चाहती है, स्पेशली जो है प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि यहाँ पर टैक्स कलेक्शन जो है बढ़े और लोग जो है यहाँ पर ब्लैक मनी ना रखें, लोग इस तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स पे करें। तो इसलिए जो है इन्होंने एक मंत्र का सुझाव दिया है रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंडियाज़ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए रैपिड जो है मंत्र दिया है, तो रैपिड जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा RAPID। यहाँ भी हिंदी में नहीं याद रखना है, इंग्लिश में याद रखना है, RAPID। तो रैपिड इन्होंने मंत्र दिया है। अब देखिए, रैपिड का कई एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो रैपिड का मतलब है R फॉर रेवेन्यू, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, P फॉर probity, I for informations, and D for digitization. So it will help people to respect the rule of the law as well as the fear of the long arm of the law for those who evade taxes. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, रैपिड जो है मंत्र प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है दिया गया था। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन क्या होता है, यानी कि केमिकल जो है सिक्रेटेड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां के द्वारा जो केमिकल निकलती है तो उसको जो है हार्मोन्स बोला जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका भी जो है सी सही होगा। अब देखिए, डीडीए जेई सिविल में क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो इस तरह से यहाँ पर किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने लिख दिया है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करते हैं तो है राजस्थान। तो राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो ध्यान रखना है कि गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो आपको राजस्थान देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और जो है पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपको सिक्किम, यानी कि सिक्किम लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है और उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। और देखिए, अपने उससे क्वेश्चन नहीं बनाया है, ये डीडीए जेई सिविल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अशोक चक्र में कुल मिलाकर 24 तिलियां होती है। इस तरह से आप देखिए अपना प्यारा झंडा को, जिसमें आपको ये ट्राई कलर इसको बोलते हैं, 3 रंग का है, ऊपर केसरिया, बीच में आपको सफ़ेद रंग का है और नीचे हरा रंग का है। तो इस तरह से इसमें नेवी ब्लू कलर का एक अशोक चक्र है, इसको अशोक चक्र बोलते हैं। और इसमें जो है अशोक जो है कुल मिलाकर 24 है, इसको जरूर ध्यान रखना है। और इसका देखिए रेशियो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस झंडे जो अपने प्यारा झंडा है उसका रेशियो लंबाई और चौड़ाई का कितना है। तो देखिए, लंबाई और चौड़ाई का अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो 3:2 है, यानी कि लंबाई अगर 3 होगी तो चौड़ाई 2 होगी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अपना प्यारा झंडा को संविधान सभा के द्वारा जो है एडॉप्ट किया गया था, यानी कि अपनाया गया था, वो 22 जुलाई 1947 था। 22 जुलाई 1947 का दिन था जब संविधान सभा के द्वारा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो है इसको अपनाया गया था। और झंडा को डिज़ाइन किन के द्वारा किया गया है, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। तो पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है प्यारा झंडा को जो है डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दक्कन लावा पथ में जो है मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, वो काली मिट्टी जो है पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, इसको ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए, आपको मैप के द्वारा जो है आपको दिखाते हैं कि किस तरह की मिट्टियाँ जो है भारत में पाई जाती है। तो ये आपको 2 जो है मैप देखने को मिल रहा होगा, जिसमें आपको एक जो है प्लेन रेंज
इधर मैप में है और इस साइड मैप में जो यानी कि राइट साइड मैप में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह की मिट्टियाँ जो है पाई जाती है। तो देखिए ये आपको हिमालयन रेंज है, तो हिमालयन रेंज में आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल जो है पाया जाता है। उसका देखिए नॉर्दर्न प्लेन जो कि भरपूर जो है यहाँ पर खेती की जाती है, यानी कि पूरा जो है उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि ये जो है गंगा का मैदानी क्षेत्र है, गंगा यमुना का। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एलुवियल सॉइल यहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अलुवियल सॉइल है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अलुवियल सॉइल जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और देखिए अलुवियल सॉइल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पुराने को बांगर और नए को खादर जो है बोला जाता है। उसका देखिए डेक्कन प्लेट्यू जैसा कि क्वेश्चन में था, तो यहाँ देखिए ब्लैक सॉइल जो है पाए जाते हैं, जो कि काली मिट्टी होती है और एक कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल रहा है, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा है जो रेड और येलो सॉइल। उसका देखिए यहाँ पर इंडियन डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पर थार रेगिस्तान है राजस्थान में। तो इस तरह से आपको जो है मोटा मोटी आपको पूरा पता होना चाहिए कि किस तरह की मिट्टी जो है यहाँ पाई जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से आपको देखिए एक केरल के क्षेत्र में जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो इस तरह से इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो देखिए भारत का संविधान बनाने के लिए कुल मिलाकर 2 वर्ष, ध्यान रखना है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ध्यान रखना है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था और बहुत सारे इसमें सेशन हुए थे। तो कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। और इसको जो है संविधान सभा के द्वारा जो है एडॉप्ट किया गया, वो दिन था 26 नवंबर 1949 का। लेकिन पूरी तरह से संविधान जो लागू हुआ वो डेट है 26 जनवरी 1950 को। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है, 26 जनवरी 1950 इसका सही उत्तर होगा। और 26 नवंबर को इसलिए हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्ट जो है लिया गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, जैसे सिटीजनशिप वगैरह है और इलेक्शन कमीशन, ये सब जो है लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें बोला गया है कि जब हम तेज़ गति से ध्वनि के किसी अस्थिर स्रोत के पास जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अस्थिर स्रोत है, तो यहाँ पर जो है हम अस्थिर स्रोत है और हम तेज़ गति से ध्वनि के किसी अस्थिर स्रोत के पास पहुँचते हैं, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पिच जो है बढ़ जाएगा। पिच क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और इसके उल्टा केस में अगर हम इससे दूर जाते हैं तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी कम जाएगी और पिच जो है यहाँ पर जो है घट जाएगी। तो इस तरह से अब इसको पढ़िए, जब हम तेज़ गति से ध्वनि के किसी स्थिर स्रोत के पास पहुँचते हैं तो ध्वनि की पिच तेज हो जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वहाँ पर बढ़ जाती है इस वजह से। और यदि हम ध्वनि के स्रोत से दूर जाते हैं, यानी कि साउंड यहाँ इफ़ बी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड द पिच बिकम्स लोअर बिकॉज द फ्रीक्वेंसी आल्सो बिकम्स लोअर। तो व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? तो उसको बोलते हैं डॉपलर प्रभाव, यानी कि डॉपलर इफेक्ट उसको बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नायलॉन है, रेयॉन है और पॉलिस्टर है, ये 3 प्रकार की आपको जो देखने को मिल रहा है। तो ये आपको क्या है, तो उसी के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपको सिंथेटिक फाइबर देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा सी। सभी जो है सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तो जो है VVI करके रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए रक्त में जो है लाल रक्त कणिकाएँ, जिसको RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं इसको, यानी कि RBC, उसके अदर नाम क्या है? तो दोस्तों अदर नाम है इरिथ्रोसाइट। करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, इरिथ्रोसाइट इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आर को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं और WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स को यहाँ पर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो REWL इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स को यानी कि RBC को इरिथ्रोसाइट और WBC को ल्यूकोसाइट। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। और इसके जीवन काल से भी प्रश्न आते हैं कि अगर RBC का जीवन काल कितना होता है, तो RBC का जीवन काल होता है दोस्तों 120 से 120 दिन, 20 से लेके 120 दिन होता है, जबकि WBC का जीवन काल मात्र जो है 2 से 4 दिन ही होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन तो इसके नाम से पूछा जाता है कि इसको अदर नाम क्या है, उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके जीवन काल से। तो RBC का 20 से 120 दिन, WBC का 2 से 4 दिन होता है। और उसके बाद पूछा जाता है कि RBC
कलर होता है? तो जी हाँ, आरबीसी लाल कलर का होता है, नाम में ही छुपा है, लाल रक्त कणिकाएं। जबकि जो है डब्ल्यूबीसी में कोई भी कलर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी इज कलरलेस। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है इससे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है अपने खून में। तो इसका रेशियो होता है दोस्तों 600 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि अगर आरबीसी 600 होगा तो डब्ल्यूबीसी वहाँ पर 1% होगा। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च रैंकिंग न्यायाधीश कौन होते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, CJI इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च रैंकिंग के अधिकारी। और 50वें नंबर की अभी हम CJI की बात करते हैं तो DY चंद्रचूड़ हैं, यानी कि 50th यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़। अगर फर्स्ट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट थे हीरालाल जे कानिया। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज द हीरालाल जे कानिया एंड द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ जो है DY चंद्रचूड़। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल गिल्ली डंडा का वैकल्पिक नाम नहीं है? तो देखिए गिल्ली डंडा तो है, बचपन में शायद आप लोगों ने खेला होगा, मैंने तो खेला है अपने गांव में। तो इस तरह से गिल्ली डंडा का इसमें से वैकल्पिक नाम जो है नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। तो इसका जो है आपको ध्यान रखना है कि फुलवनी तो है, उसका टिपकट भी है, गुली बड़ी भी है, लेकिन कोंडा कोंडी इसका नाम नहीं है गुल्ली डंडा का। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले पहले तो पूछा जा रहा है, लेकिन भारतीय भी लगा दिया गया है। तो और कौन गवर्नर कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर होगा CD देशमुख। CD देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था 1934 में। तो 1934 में ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था 1934 में। इसके तहत 1 अप्रैल, ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। तो पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। अब शुरू में इसका हेडक्वार्टर, देखिए 1935 में स्थापना तो हो गई, लेकिन शुरू में इसका हेडक्वार्टर रखा गया कोलकाता। तो ध्यान रखना है कोलकाता रखा गया, लेकिन 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। 1937 में 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, इसका जो है हेडक्वार्टर, ध्यान रखना है। अब उस समय जो है RBI का जो गवर्नर बनाया गया वो ओसबोर्न स्मिथ को बनाया गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट अगर गवर्नर पूछा जाए RBI के तो वो आपको ओसबोर्न स्मिथ। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर सर ओसबोर्न स्मिथ को बनाया गया फर्स्ट गवर्नर, जो कि यहाँ पर 2 साल 90 दिन रहे। और तीसरे नंबर में देखिए थे सर CD देशमुख, जो कि यहाँ पर 5 साल रहे 1949 तक। तो इस तरह से, और फर्स्ट जो है इंडियन गवर्नर ऑफ RBI थे। अब 50वें, यहाँ पर 25वें नंबर की बात करते हैं, सॉरी 25th नंबर के अभी RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया, इसको भी ध्यान रख लेना है। उसके देखिए क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रेसिडेंट को माना जाता है, यानी कि राष्ट्रपति जी को माना जाता है, जो कि अभी 15वें नंबर के हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि यशवंत सिन्हा को चुनाव में जो है हराकर जो है जीती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है, और सेकंड जो है विमेन प्रेसिडेंट है आफ्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद जो है दूसरी जो है महिला राष्ट्रपति भारत की बनी है, और वो 15वें नंबर की है ओवरऑल। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पादप शरीर रचना के लिए प्रयुक्त दूसरा शब्द क्या यूज होता है, यानी कि अनदर वर्ड यूज फॉर द प्लांट एनाटोमी। तो इसको फाइटोटोमी बोला जाता है। करेक्ट उत्तर इसका C सही होगा, फाइटोटोमी, इसको जरूर ध्यान रख लेना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का पहला तेल का कुआं जो है कहाँ खोदा गया था। तो देखिए तेल का कुआं पहला जो खोदा गया था वो डिगबोई में खोदा गया था। करेक्ट उत्तर इसका B सही होगा। अब देखिए डिगबोई कहाँ पर है, तो असम में है। तो असम में डिगबोई नामक स्थान पे जो है पहला तेल का कुआं, यानी कि इंडिया फर्स्ट ऑयल वेल जो है ड्रिल किया गया था। इसको जरूर ध्यान रखना है। तो डिगबोई इसका सही उत्तर होगा।
तो दोस्तों इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। कुल मिलाकर देखिए 120 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। इसी तरह से श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। बस आप लोगों का प्यार चाहिए। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।